गुड मॉर्निंग छात्रों। तुम लोग ने चैप्टर 4 कंप्लीट किया। चैप्टर 4 के बारे में हमने पढ़ा, जो कि था ऊष्मा के बारे में। जो हमने देखा था एक प्रकार का ऊर्जा है तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के घटनाएं एवं उसके कुछ गुणों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग, जैसा कि बोला गया था कि चैप्टर 5 हम लोग शुरू करेंगे, और ये जो चैप्टर 5 है ये तुम लोग पहले भी अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो इसके बारे में, इसलिए थोड़ा बहुत धारणा तुम लोग के पास है, जो कि है प्रकाश या फिर लाइट। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग अपने जो इससे पहले हम लोग पढ़ के आए हैं जूनियर क्लासेस में प्रकाश के बारे में, आज उसी को लेके थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ताकि तुम लोग का जो भी पहले का पढ़ा हुआ चीज़ है वो फिर से तुम लोग के दिमाग में फ्रेश हो जाए, ताकि हम लोग आगे आने वाले जो क्लास 10 में तुम लोग का जो चैप्टर में दिया गया है कंटेंट प्रकाश से रिलेटेड, उसको अच्छे से समझ पाओ। मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड वर्क पहले से ही करके रखा है, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इसलिए करके रखा हूँ क्योंकि ये नया कुछ नहीं है, तुम लोग इसको पहले भी पढ़े हो, केवल हम लोग थोड़ा समझने के लिए आज इसको देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्रकाश से हम लोग क्या समझते हैं। तो देखो, प्रकाश जो है हम लोग अपने वास्तविक जीवन के ऊपर वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के वो समझ के ही, देख के ही कह सकते हैं कि प्रकाश के बारे में जो साधारण धारणा है वो क्या है। पहला तो ये चीज़ हम लोग ध्यान दिए होंगे कि वास्तविक जीवन में अगर का जहाँ पे भी थोड़ा अंधेरा होता है, हम लोग वहाँ पे वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते हैं। जैसे कि मान लो शाम के वक्त जब सूरज ढल चुका हो और बाहर जो कृत्रिम रोशनी है उसका उपयोग ना किया गया हो, तो तुम बाहर चीज़ों को, बाहर जो पेड़ पौधे जो भी चीज़ें हैं सड़क पे या तुम्हारे घर के आसपास, तुम उसको साफ साफ नहीं देख पाते हो। इसलिए हम लोग को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है रात के बाद? कृत्रिम प्रकाश का, जो हम लोग बल्ब के रूप में, टॉर्च के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक बहुत ही साधारण सा उत्तर है कि सर, प्रकाश के अभाव के कारण हम लोग देख नहीं पाते। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये प्रकाश ही होता है वो चीज़ जो हम लोग को वस्तुओं को देखने में मदद करता है। कैसे? जब भी हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, ये तुम लोग पढ़ चुके हो कि जब भी हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो होता क्या है, वैज्ञानिक रूप में या भौतिकी के रूप में जो प्रकाश की किरणें हैं वो उस वस्तु से टकरा के हमारे आंखों तक आती है, और हमारे आंखों में उसका प्रतिबिंब बनता है आंखों के अंदर, जो कि हमारा ब्रेन जो है वो थ्रू बायो मैकेनिज्म उसको प्रोसेस करता है हमारे दिमाग में, उस वस्तु का प्रतिबिंब जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि प्रकाश जो है ये एक भौतिक घटना है जो कि हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। दूसरा चीज़ जो प्रकाश को परिभाषित करती है, तुम्हारे किताब में जैसे बोला गया है कि ये एक प्रकार का ऊर्जा है। हम लोग इससे पहले भी देखे हैं कि ऊष्मा भी हमने क्या देखा था कि वो एक प्रकार का ऊर्जा है। क्यों ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है? क्योंकि हम लोग उसके द्वारा विभिन्न कार्यों को कर पाते हैं, जैसे गाड़ी, मशीन इत्यादि को चलाना, विद्युत उत्पादन करना। तो जब भी हम किसी ऊर्जा के स्रोत को कार्य के रूप में इस्तेमाल कर पाते हैं या एक यूज़फुल कार्य में बदल पाते हैं, तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। तो उसी प्रकार प्रकाश जो है यह भी क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। कैसे? कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सौर सेल, जो सोलार सेल है, हम लोग जो अपने घड़ी में कभी कभार, आजकल तो कम ही हो देखा जाता है, लेकिन नॉर्मली घड़ियों में या फिर कैलकुलेटर में इसका काफ़ी प्रचलन देखा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, कुछ छोटे छोटे सोलर सेल पैनल्स लगे होते हैं, जो क्या काम करते हैं, प्रकाश के ऊर्जा को ग्रहण करके उसको विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, एवं उसी विद्युत ऊर्जा के द्वारा हम लोग अपना कैलकुलेटर चला पाते हैं, घड़ी को चला पाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है यह एक प्रकार का ऊर्जा है। तो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा दो बात जो हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए कि प्रकाश हम लोग को वस्तुओं को देखने में मदद करती है, प्रकाश के अभाव में हम लोग को वस्तुओं को दिखाई नहीं पड़ता है। सेकंड, ये एक प्रकार का ऊर्जा है जो विभिन्न कार्यों को करने में इस्तेमाल होता है। अब मैंने कहा था कि हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, किस कारण से देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश जो है वस्तुओं से टकरा के वापस हमारे आंखों तक लौट के आती है, और इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तुम लोग इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट संबंधी 2 नियम पहले ही पढ़ चुके हो, जो कि है
प्रकाश का परावर्तन का नियम या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तन कोण। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक प्रकाश का स्रोत है हमारे पास, क्या है? हमारा सूर्य, मान लो सन। सन से एक प्रकाश का किरण आया, ये प्रकाश का एक रे है। ये प्रकाश का एक आपतित किरण है या इंसिडेंट रे है। ये रे देखो कहाँ से आया? सूरज से आके सीधा एक सतह पर टकरा। ये सतह क्या है? इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तित सतह, जिस सतह से प्रकाश के किरणें टकरा के वापस लौट जाए। तो ये प्रकाश का किरण यहाँ से टकरा के देखो वापस इस तरफ लौट गया। इस रे को बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सिद्धांत कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब जिस अगर मैं यहाँ पे इस बिंदु में मान लूँ कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसके ऊपर एक लंब बना दूँ OP जो कि एक परपेंडिकुलर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये एंगल बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस एंगल से वो वापस लौट के जाए। ये नियम हमेशा कारगर होगा किसके लिए? रिफ्लेक्शन के घटना के लिए। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन या सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? सेकेंड लॉ कह रहा है कि जो अपतित किरण है एवं जो आपतन बिंदु है O, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु पे बना हुआ लंब, तथा जो परावर्तित किरण है, जो किरण वापस लौट के जा रहा है, यह किरण इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एवं परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये एक ही सतह पे होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। तो ये जो दो नियम है ये हमने इससे पहले देखा था, जो कि कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ तक तुम लोग को याद आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक लाइट में, जूनियर क्लासेस में। और एक छोटा सा चीज़ तुम लोग का जो जूनियर क्लास में था वो था दर्पण, मिरर। मिरर क्या है? अब मैंने अभी कहा कि प्रकाश जो है किसी भी वस्तु के सतह पर पड़ के वापस हमारे आंखों तक लौट के आती है, अर्थात परावर्तन के कारण ही हम लोग उस वस्तु को देख पा रहे हैं। तो वो कैसा सतह होगा जिससे परावर्तन संभव है? तो उत्तर है हर प्रकार के सतह से परावर्तन संभव है, चाहे वो हमारा घर का दीवार हो, एक सेब हो, या एक मोमबत्ती रखा हुआ हो, या एक टॉर्च रखा हुआ हो, या एक अलमारी हो। वो हर सतह जो हम लोग या हर चीज़ जो हम लोग देख पाते हैं उसके सतह से परावर्तन संभव है। लेकिन कुछ ऐसे सतह होती हैं जिससे परावर्तन अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में होती है, जितना उसमें प्रकाश का किरण गिरता है वो पूरा लगभग पूरा ही उसको परावर्तित कर देती है। ऐसे सतहों को बोला जाता है दर्पण, मिरर। इसलिए तुम लोग देखोगे कि अगर हम लोग मिरर के ऊपर टॉर्च लाइट जला के फेंकें तो टॉर्च लाइट का जो प्रकाश है वो पूर्ण रूप से परावर्तित होकर किसी और तरफ जाके प्रकाश का पुंज वहाँ पे बनता है। जबकि अगर हम लोग एक टॉर्च लाइट को अगर एक अलमारी के ऊपर या एक सेब के ऊपर या एक सब्जी के ऊपर फेंके तो हम लोग सब्जी चमकता हुआ नजर नहीं आएगा, सब्जी हमको दिखेगा लेकिन चमकीला नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से सभी जो किरण है वो परावर्तित होके एक तरफ नहीं जा रही होती है। जबकि मिरर जो है ये क्या करता है, ये लगभग मैं नहीं कह रहा हूँ कि संपूर्ण किरण, लेकिन लगभग सभी किरणों को ये वापस उसी सतह में उसी माध्यम में परावर्तित कर देती है, इसलिए उसको दर्पण बोला जाता है। अब दर्पण बहुत से प्रकार के होते हैं, हम लोग इस क्लास 10 में देखेंगे कि अलग अलग प्रकार क्या है, लेकिन हम लोग अभी तक जो पढ़ के आए थे वो तो ये पहला जो कि है समतल दर्पण या प्लेन मिरर, जो हम लोग घर में आईने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन मिरर बनाया हूँ, ये एक प्लेन मिरर है। तुम देखोगे इसका एक तरफ मैंने छोटे छोटे दाग से भर दिया हूँ। ये वाला वो सतह है जो परावर्तित नहीं करती है, यहाँ से परावर्तन नहीं होता है। लेकिन ये वाला जो सतह है यहाँ, ये वह सतह है जो प्लेन है, जो रिफ्लेक्टिंग है, जो आईना का सामने वाला हिस्सा होता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक वस्तु रख दिया,
मान लो यहाँ पे एक वस्तु है, मोमबत्ती है, और यहाँ पे हमारा आँख है। तो हम लोग इस वस्तु को कैसे देख रहे हैं? इस वस्तु से निकलने वाला प्रकाश का किरण, देखो ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे गिर रहा है, गिर के ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ से एक रे गया, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक गया। जाने के बाद हमारे आँखों में ये रे मर्ज हो रहा है, जाके मिल रहा है, और हमें इसका वस्तु का प्रतिबिंब दिख रहा है। कहाँ पे? आईने पे। आईने पे कहाँ पे? काल्पनिक इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इस प्रतिबिंब को, किसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं? वह प्रतिबिंब जिसको हम लोग किसी पर्दे में या किसी स्क्रीन में उसका चित्रण नहीं कर सकते हैं, वो है काल्पनिक प्रतिबिंब। हम लोग ये इमेज जो है आईने में देखते हैं, किसी पर्दे में नहीं देख पाते हैं। एवं ये जो प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब का कुछ विशेषता होती है। क्या क्या विशेषता है? देखो, एक प्लेन मिरर में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो समान आकार का होता है। वस्तु का जो हाइट है, मान लो h है, तो इस प्रतिबिंब का भी जो हाइट होगा वो समान हाइट h ही होगा। ठीक है। एवं ये सीधा बनेगा, जिस तरफ इसका अगर मैं इसके लॉ को इसका हेड मान लेता तो इसका लॉ भी ऊपर की ओर ही रहेगा। ये काल्पनिक बनेगा। अब ये भी मैंने कहा ये काल्पनिक बनेगा क्योंकि इसे हम लोग किसी स्क्रीन पे या किसी पर्दे पे नहीं देख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। सेकंड, ये समान दूरी पे बना होगा। हम लोग के पास जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट का, उतना ही दूरी पे ये प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये था आज का चैप्टर। मैं काफ़ी शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट रिवीजन है। तुम लोग इससे पहले जो जूनियर क्लासेस में पढ़े हो उस चीज़ के बारे में तुम लोग अपने प्रीवियस ईयर का किताब खोल के प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये तुम लोग थोड़ा पढ़ लोगे। केवल परावर्तन ही नहीं, प्रकाश का वर्तन भी थोड़ा सा पढ़ लेना, प्रकाश के वर्तन के नियम को पढ़ लेना, रे डायग्राम ये थोड़ा सा देख लोगे, एवं समतल दर्पण का जो कॉन्सेप्ट तुम लोग 9 में पढ़े हो उसको एक बार फिर से देख लोगे। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मुझे उम्मीद है तुम लोग को याद आ गया होगा कि तुम लोग क्या पढ़े थे। तो इन चीज़ों को थोड़ा आज देख लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्लास 10 में तुम लोग का जो सिलेबस में दिया गया है प्रकाश चैप्टर से संबंधित उन चीज़ों को देखेंगे। तुम लोग स्वस्थ रहना और तुम लोग घर पे ही रहना और सुरक्षित रहना। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।